नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ आज मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का हुआ बालाघाट आगमन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से की मुलाकात। 6 विधानसभा क्षेत्रों से 25 से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने पेश की दावेदारी। पिता की हत्या और मां की हत्या का प्रयास करने वाले इकलौते बेटे को आजीवन कारावास की सजा। रेलवे की सेफ्टी टीम ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अंग्रेजी माध्यम की 9वीं की कक्षा खुलवाने कांग्रेसी नेताओं से मिले छात्र और पालक। बीएसपी की जिला स्तरीय बैठक में हुई पार्टी संगठन की स्थिति पर चर्चा। और 10वीं और 12वीं की अंकसूचियों का वितरण 21 जून से। अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन और पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी है। वहीं लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि आगामी चुनाव में अपने आप को योग्य उम्मीदवार बताते हुए टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसी गर्म चुनावी माहौल के बीच बुधवार को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी व विश्वस्त माने जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर बालाघाट का दौरा किया, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव में अपनी रणनीति को स्पष्ट व मजबूत करने की बात कही। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने आगामी माह से 3-4 माह तक कांग्रेस आपके द्वार नामक अभियान चलाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बावरिया जब पार्टी जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता ने कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिससे बावरिया के संबोधन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता की इस हरकत से बावरिया उन पर नाराज हो गए और सबके सामने नारे लगाने वाले उस कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। कौन बोल रहे हैं? आप जरा आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आगे आओ। जो जय कमलनाथ बोल रहे हैं, जरा आगे आओ, प्लीज कम हियर। आ जाओ जी आप भैया, जरा हम भी देखें जय कमलनाथ। आप कमलनाथ जी के कितने बड़े भक्त हैं। कमलनाथ जी के जितने बड़े भक्त हैं, इतनी बड़ी तावलिता से जो है ये बिसेन जी के सामने सूत्रोच्चार करना मैं देखूंगा। ये तरीका नहीं है कि कोई मीटिंग चल रही है उसमें आके तो कमलनाथ कमलनाथ करना है। जो क्या कमलनाथ जी की पहचान आप बोलेंगे तभी पहचान होगी। ये क्या हंगामा मचा रखते हैं आप लोग। आपको पहले भी सूचित किया गया कि इसी प्रकार से हंगामा मत करो। उनके लिए भी शोभकारक है परिस्थिति। आप लोग 4 लोग बोलेंगे उससे कमलनाथ जी की पहचान बनती है, पूरे देश में उनकी पहचान। ये मीटिंग हो रही है, ये सब बात हो रही है इंपोर्टेंट, और यहाँ के आपको चिल्लाना शुरू करना है, उसी से आप देखेंगे कि आप बड़े भक्त हैं। तो ये जो है आपको अपने इस संबोधन के बाद बावरिया ने सर्किट हाउस के प्रांगण में आकर जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्षदों, सरपंच, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि सदस्यों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने कांग्रेसियों के सर से अनुभव मुंजारे का भूत उतारने को कहा। ये पूछना नहीं गलत है कि अनुभव का क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात। उससे गलत प्रभाव होता है, पूरी कांग्रेस बिखर जाए। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी बाहरी लोगों को टिकट न दिए जाने की बात कही। यहाँ पर भाई तो जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठे हैं, ब्लॉक कांग्रेस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस कैंडिडेट के लिए पूरी ताकत जी जान लगा देगी। हम बालाघाट सीट जीत रहे हैं, गौरीशंकर हार रहा है, लेकिन केवल एक गलत निर्णय से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा संगठन। वहीं इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने अनुभव मुंजारे को पार्टी में शामिल न करने की बात कही। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव की टिकट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की।
दावेदारी को लेकर की गई चर्चा के दौरान पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बालाघाट विधानसभा के संबंध में हुई प्रत्याशी के बारे में और लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया है। राकेश जी ने भी किया है, अनुराग जी ने भी किया है, डॉक्टर चंद्रमोता ने भी किया है और जिस तरह से नाम का उन्होंने प्रस्ताव अपने पास में रख दिया। अब निर्णय उनको करना है। सेकंड नाम राकेश का आया है, तीसरा नाम आया है अनुराग का, पर अनुराग जी ने अपनी इच्छा कम बतलाई, फिर भी उनके ऊपर है, जिसको भी वो दे दें। जैसा कि बालाघाट के बाहरी लोगों के नाम ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं, अनुभव मुंजारे का नाम चर्चा में आ रहा है कि कांग्रेस से टिकट ले कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंगे अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनका विरोध करता है तो वे अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के संबंध में पर्यवेक्षक से जो चर्चा हुई है, हम कांग्रेस के मेरे सभी साथियों के साथ मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है और मैं ये चाहता हूँ कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से सच्चे और ईमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट मिले। उसमें मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है और मैं यह चाहूँगा कि अगर बालाघाट का मतदाता या कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे विरोध में अगर कुछ बोलता है, एक भी शब्द अगर कहता है कि यह कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो मैं तुरंत अपनी दावेदारी वापस लूँगा और एक बार मुझे अवसर देखें कि मैं जनता की सेवा करने के लिए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी राकेश डहरवाल ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। आज लालबर्रा से हमारा आया हुआ पूरा डेलीगेट पूरा एक साथ हम बावरिया जी से मुलाकात किए। हमने एक मतेन आदरणीय सरस्वार जी का कहा कि यदि आप वरिष्ठता में टिकट देना चाहते हैं तो सरस्वार जी से अच्छा यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं है। और युद्ध की बात यदि करते हैं तो युद्ध के लिए मैं भी दावेदार हूँ, मैंने भी अपनी दावेदार नहीं कहा है। साथ ही अनुराग भाई ने भी कहा है कि हम तीनों में से युद्ध की बात किया जाए तो हम दोनों को किसी को भी टिकट दिया जाए और सर्वोपरि जो है उन्हें समर्थन कहा है कि यदि वरिष्ठों में देना है तो माननीय सरस्वार जी को टिकट दिया जाए। इसके अलावा जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें दावेदार मानती है तो वे पार्टी सहित जनता का धन्यवाद करते हैं। आज दावेदारी जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे मंत्री के प्रभारी आदरणीय बावरिया जी जो आए हैं, ये प्रथम बार इनका बालाघाट आगमन हुआ है और सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने, उनके मन की बात को जानने और कांग्रेस को किस तरीके से नीचे स्तर तक बूथ स्तर तक हम मजबूत कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए और हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और चीज़ें क्या जोड़ी जा सकती है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए आए हैं। किसी प्रकार की कोई दावेदारी वाली यहाँ बात नहीं है। रही बात आपकी सवाल की कि मैं दावेदार हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे क्षेत्र की जनता दावेदार मानती तो मैं उसको जनता का धन्यवाद करता हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। पर आज हमारे केंद्रीय महासचिव का आने का एकमात्र कारण है कार्यकर्ताओं से वेट करना। किस रूप में दावेदार चिन्हित करना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, बहुत सारे सिस्टम कांग्रेस से बदल चुके हैं। जो लोग कांग्रेस से खिलाफत करते हैं, कांग्रेस का दुष्प्रचार करते हैं, कांग्रेस में रखिए कांग्रेस का दुआ करते हैं, उनको पार्टी से तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप अन्य प्रदेशों में देख भी रहे हैं कांग्रेस में जो हो रहा है। अब कांग्रेस में एक सिस्टम जो बन चुका है, राहुल गांधी जी के पूरे सिस्टम के अनुसार चल रहा है। यहाँ यूथ कांग्रेस NSY के इलेक्शंस होते हैं, अच्छे टैलेंटेड लड़के अब जो है वो टैलेंट सर्च के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर आ रहे हैं। बावरिया के इस आगमन पर की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में सीट की इस दौड़ में शामिल नहीं है। उन्हें सभी 6 विधानसभा पर नजर रखनी है और पार्टी से मिले आदेश के अनुसार कार्य करना है। पर्यवेक्षक लोग आए, पर्यवेक्षक महोदय आए हैं और पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे मंडलम के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व पदाधिकारी, फिर ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य और मंडी के कोई सदस्य हैं, कहीं नगर पालिका के पार्षद हैं, ये सारे लोगों से मिल करके उनको निर्देश देने उनको संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में हम सब लोगों को क्या दायित्व देखते जिनके मामले में 6 को मिलेगी, 6 यानी 60,000 है कार्यकर्ता है ना, तो वही और नहीं दावेदारी कोई यहाँ जो दिए होंगे डायरेक्ट उनके हाथ में, ये वो काम नहीं है। वो तो सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आएगी, गोपनीय सर्वे रिपोर्ट जो जाएगी उसके आधार पर ही सब ऊपर वाले निर्णय लेंगे। ये तो तसल्ली के लिए जो है जो आया कागज तो जो है तो
अभी इसके बाद जो है, अभी क्या है, जिले का पर्यवेक्षक होता है, अब ब्लॉक स्तर पर भी पर्यवेक्षक डेपुट होंगे, उसके बाद मंडलम स्तर पर भी पर्यवेक्षक डेपुट होंगे, जो सरकार की जो वर्तमान भाजपा सरकार की जो गलत नीतियों को जो है जन जन तक पहुंचाएगी। भाऊ, आपका भी दावेदारी में कहीं ना कहीं नाम देखा जा रहा है, तो आपकी क्या इच्छा है कि कटंगी से कि बालाघाट से दावेदारी पेश करेंगे? मैं तो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मेरा काम है कि 6 विधानसभाओं को मजबूत करना, प्रयास करना कि वो जीते। पार्टी का कहीं से बोले कि नहीं ऐसा करना है, पार्टी ने बोली कि अभी ये संगठन काम करना है, कल बोलते कि नहीं वो फलाना तो कोई हाथ चुनाव लड़ना। अपने इस आगमन को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने इस आगमन को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट की। साथ ही गोपनीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उच्च स्तर से उम्मीदवारों का निर्णय होने की जानकारी दी। मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो कश्मीर के मामले में जो नीति थी, उसकी सदंतर निष्फलता और उसकी सदंतर पोकलता का ये सबसे बड़ा नमूना रहा। उसका एक लॉजिकल ये एंड रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक उसकी सत्ता लालसा की वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस किया। जो लोग सेपरेटिस्ट लोगों को, जो पार्टी समर्थन कर रही थी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की, और जो पाकिस्तान तरफी लोगों की भी जो समर्थन करती थी, अपने आप को देशभक्त कहलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन्होंने एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जो कश्मीर में किया था, मगर उसकी बड़ी कीमत पूरा देश चुका रहा है। कश्मीर जो यूपीए सरकार में एक नॉर्मल सी की सिचुएशन तक पहुंच गया था, आज वही कश्मीर एक बड़े एक्सप्लोजिव वोल्केनो पर बैठा हुआ है। जिस प्रकार से भी कुछ दिनों के पश्चात ही अब अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और उस यात्रा के मद्देनजर रखते हुए वहाँ से सिर्फ सरकार हटा लेना है, सरकार को गिरा देना और पूरा जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन लागू करना, क्या लगता है आपको अमरनाथ यात्रा? मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कश्मीर के मामले में जो नीति रही है, इसका ये पूरा फेलियर है। 1989 में भी जो इन्होंने वो समय पे भी कश्मीर में गवर्नर शासन लगाते हुए जगमोहन जी को वहाँ के गवर्नर बनाते हुए कश्मीर में इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा की थी, और वो ठीक करने में 25 साल लगे थे। आज फिर से जो इन्होंने 3 साल में जो कुछ भी किया करा हुआ था यूपीए सरकार ने, उसको खत्म करके। आपको बताएं, सर्किट हाउस में जब श्री बावरिया सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे, तब भी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पट्टे व मालिकाना हक दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बावरिया ने नगर पालिका के पार्षदों व पूर्व पार्षदों से मुलाकात की, जहां पार्षदों ने सुपात्र सूची में नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया। सुपात्र सूची से कांग्रेसियों व पार्षदों के नाम काटे जाने के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पार्षद शफकत खान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के पार्षद और भूतपूर्व पार्षद सभी ने उनसे मुलाकात करी, और मुलाकात करने के बाद पश्चात उनसे बालाघाट शहर में कांग्रेस संगठन के संबंध में चर्चा की गई। कांग्रेस संगठन की स्थिति क्या है और कितनी अच्छी अपन स्थिति बना सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या कुछ चर्चाएं बताया आपने, क्या कुछ समस्याएं आपने बताया अपनी एक पार्षद होने के से लेकर के क्या समस्याएं बताया आपने? समस्या कुछ नहीं है, कांग्रेस को विनिंग करना है, कांग्रेस को बालाघाट विधानसभा जीतना है। तो उनसे यही चर्चा हुई कि बालाघाट में जो कांग्रेस के चेहरे हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन लोगों को सामने लाकर, जो जूनियर है उनका सहयोग लेकर कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस को बूथ स्तर पर उसका काम लें, ना कि उन लोगों को कि जो व्यक्ति अपना चुनाव के दौरान या अन्य कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान मंच पर आकर बैठते हैं और सामने आकर खड़े होते हैं, उनसे कांग्रेस को बचाने की। एक सूची के बारे में आपने जानकारी दी कि सूची से पार्षदों का नाम गायब हो गया है, क्या कुछ मामला था? ये तो गुटबाजी वाला काम है। जो सुपात्र सदस्यों की लिस्ट बनी थी, उसमें पार्षदों के अलावा शहर के जो वरिष्ठ कांग्रेसी जो कई सालों से कांग्रेस का काम कर रहे हैं, संगठन के पदों पर रह रहे हैं, उन तबके का नाम सुपात्र सूची में नहीं था। ये बात उनके नॉलेज में लाई गई। क्या मानते हैं किस
आपको बताएं कि बावरिया के प्रवास के दौरान जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों के दावेदारों ने उनसे मुलाकात की और अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। वे बालाघाट विधानसभा के बाद वारासिवनी, कटंगी, परसवाड़ा, बैहर और लांजी के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से भी मिले। इस मुलाकात में विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने दावेदारी प्रस्तुत की। यहाँ वारासिवनी क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, बैहर विधायक संजय उइके, लांजी विधायक सुश्री हीना कावरे, कटंगी से श्रीमती केशर बिसेन, तामलाल सहारे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बावरिया के इस आगमन पर सुबह से शाम तक सर्किट हाउस में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा रहा। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सुरेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रूपजर क्षेत्र के ग्राम चक्की टोला निवासी इस आरोपी पर अपने पिता की हत्या करने और अपनी मां की हत्या करने का प्रयास का आरोप था। जानकारी के अनुसार सुरेश चौधरी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। वह अपने माता पिता, पत्नी सुषमा और 3 बच्चों के साथ रहता था। घटना दिनांक को सोनपुरी में 13वीं का कार्यक्रम था। सुरेश ने उस कार्यक्रम में अपनी मां और पत्नी को जाने के लिए कहा था, लेकिन जब उसकी मां और पत्नी सोनपुरी जाने लगी तो सुरेश ने पत्नी को वहां जाने से मना कर दिया। इस पर विवाद होने लगा और सुरेश अपनी पत्नी को मारपीट करने लगा तो बीच बचाव करने उसके पिता नारायण और मां चमनबाई आए तो आक्रोश में आकर सुरेश ने अपने माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिता की वहीं मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अदालत ने आरोपी को पिता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा और माता की हत्या का प्रयास करने के आरोप में 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दिनांक 12/9/2017 की ये घटना है। थाना रूपजर के अंतर्गत ग्राम चक्की टोला निवासी आरोपी सुरेश चौधरी ने अपने पिता नारायण के ऊपर कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार किया था और आरोपी सुरेश चौधरी की मां चमनबाई के ऊपर भी प्राणघातक हमला किया था। चमनबाई के बयान के आधार पर तथा न्यायालय में अन्य साक्षियों के बयान के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी सुरेश चौधरी को दंडित किया है। धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से तथा धारा 307 में 5,000 रुपये जुर्माना और 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया। रेलवे सेफ्टी ऑडिट टीम द्वारा बुधवार की शाम बालाघाट जंक्शन का निरीक्षण किया गया। इस टीम में बिलासपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इनमें रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विलास कुरुक्षेत्र के अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी शामिल रहे। यही टीम बुधवार की शाम 5 बजे स्पेशल ट्रेन से बालाघाट पहुंची और करीब 1 घंटे यहां रही। टीम द्वारा पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा के संबंधित जायजा लिया गया। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की 9वीं की कक्षा शुरू करवाने छात्रों द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी वर्ष इसी स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा पास करने के बाद प्रवेश के लिए भटक रहे छात्रों ने मंगलवार से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वे स्कूल परिसर में ही चादर बिछाकर अध्ययन कर रहे हैं। ये छात्र और उनके पालक बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और विधायक मधु भगत से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। छात्रों की समस्या सुनने के बाद विधायक मधु भगत ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्या का शीघ्र ही समाधान करेंगे। बच्चों के स्कूल के लिए 104 बच्चे व्यवस्था होनी चाहिए और ये लापरवाही कौन कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई मैं करूँगा, मेरा पत्र व्यवहार भी होगा और विधानसभा में ये बात भी रखूँगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छी करना बस। कोई बात नहीं, एडमिशन ये काम निपट जाए 30 तारीख के बाद में। छात्रों के पालकों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के प्रवास के दौरान वादा किया था, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो पाया। पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे घर में रहेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तो उनको ये वादा पूरा करना चाहिए। हमारी यही अधिकारियों से मिलने तो क्या होगा। आज हम लोग यहाँ विपक्ष के नेताओं से मिलने आए थे ताकि वो दबाव बनाए सरकार पे। ये सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये जनता के लिए बैठे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये जनप्रतिनिधि लोग हैं। हम सबसे निवेदन करने आए, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ निवेदन चाहते हैं कि हमारा बच्चों के भविष्य का सवाल है।
किसी प्लाट के लिए उसके लिए झगड़ नहीं रहे हम बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमारे बच्चे कल 6वीं 7वीं 8वीं जो है उनके लिए भी लड़ाई है, सबका फायदा होगा। तो इनसे निवेदन करने आए थे सरकार पे दबाव बनाए ताकि ये जल्दी से जल्दी। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन बुधवार को मुन्ना स्टेडियम में किया गया। 1 मई से 15 जून तक चले इस ग्रीष्मकालीन शिविर में विभाग द्वारा क्षेत्र के युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन व कराटे सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया गया था। शिविर के समापन पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिविर में शामिल हुए खेल प्रशिक्षकों व युवाओं को विभाग द्वारा स्पोर्ट किट सहित स्मृति चिन्हों का वितरण किया गया। वहीं समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने कहा कि पूरे देश में बालाघाट जिले को खेलों के लिए जाना जाता है। बालाघाट जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां वर्ष भर कुछ न कुछ खेलों के आयोजन होते रहते हैं। बालाघाट में मैं चूँकि 2 वर्ष खेल अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हूं, और जैसा कि बालाघाट में कहा जाता है और बालाघाट के बारे में कहा जाता है पूरे प्रदेश में कि बालाघाट खेलों की नगरी है, और पूरे वर्ष भर बालाघाट में कुछ न कुछ खेल आयोजन होता रहता है और यहाँ के बच्चों का उत्साह देखने को बनता है। जब भी कोई खेल हो तो यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा लेते हैं, और हिस्सा ही नहीं लेना, मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे जिला स्तर, संभाग स्तर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी नाम रोशन किया बालाघाट का। तो मैं इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि बालाघाट का नाम इसी तरह देश विदेश में रोशन करते रहें और बालाघाट की इस जनता का और हमारा सबका सम्मान बढ़ाते रहें। वहीं बैहर एडिशनल एसपी विजय डावर ने कहा कि खेल जब जुनून बन जाता है तब खिलाड़ी अपने परिवार, समाज व जिले का नाम रोशन करते हैं। खेल हमको अनुशासन सिखाता है, खेल हमको समय पर पाबंद रहना सिखाता है, खेल हमको एक दूसरे का सहयोग करना सिखाता है। खेल से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हमेशा गिरकर उठकर फिर संभल कर चलना शुरू करते हैं। तो निरंतर अगर हम किसी खेल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे वो खेल हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। अगर हम किसी विधा में एक्सपर्ट हैं या हम उसमें अच्छे से उस खेल को पारंगत तरीके से खेलते हैं तो वो हमारा एक जुनून बन जाता है और उस खेल के माध्यम से हम अपने समाज का परिवार। बालाघाट लालबर्रा मार्ग पर लवादा और बिरसोला के बीच सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। छतेरा निवासी सोनसिंह इडपाचे को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार छतेरा निवासी सोनसिंह तिरोड़ी से अपने घर छतेरा की ओर मोटरसाइकिल से आ रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सड़क किनारे पड़े इस घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 14 मई को घोषित किए जा चुके हैं। वहीं इन परीक्षाओं की अंक सूची मंडल द्वारा अब जिला मुख्यालय में भेजी गई है। इन अंक सूचियों का वितरण 21 जून से जिले की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय से किया जा रहा है। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि जिले के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य 21 जून से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अंक सूची प्राप्त कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक 20 जून को आयोजित की गई। पार्टी के जबलपुर रीवा जोन के मुख्य जोन इंचार्ज भूपेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राम लखन पटेल की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान जिले के संगठन की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही 24 जून को जबलपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में बीएसपी नेता अनिल उके, उदय सिंह पंचेश्वर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताइए यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित की गई और कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, आगामी 24 तारीख को जबलपुर में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ता संगठन समीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय रामचल राजभर जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी
का आगमन होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और आगामी 2018 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम लगातार बहुजन समाज पार्टी जगह जगह करती है। क्या प्रमुख बातें रखी पदाधिकारियों ने 24 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आ रहे हैं, उस पर बात रखी। संगठन की समीक्षा, जो हमारा नीचे तक का संगठन है, उस पर बात रखी कि संगठन किस लेवल का है, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, इस पर बात रखी। और भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है, जो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं को कुचलने का काम कर रही है, उन तमाम बातों पर हमारे पदाधिकारियों ने आज चर्चा की। लालबरा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। क्षेत्रों में तो आवागमन के लायक सड़क ही नहीं है। वहीं कई क्षेत्रों में सड़कें 2 वर्षों से बन रही है, लेकिन आज भी काम अधूरा पड़ा है। ऐसे ही सड़कों में ग्राम पंचायत अमोली से मरारी टोला, आमा टोला, ददिया सड़क मार्ग है, जो RES द्वारा 53,60,000 रुपये की लागत से बनाई जाने वाली यह सड़क 2 वर्षों से बनाई जा रही है, लेकिन राहगीर अभी भी आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र को लोगों ने सड़क से होने वाली परेशानी कुछ इस तरह बयां की। मैं भिवाजी पंचेश्वर। कहाँ रहते हो आप? ये आमाटोला ददिया। अभी कहाँ जा रहे थे आप साइकिल से? कैसी क्या रोड बनी है आपको? अरे रोड से तो बहुत परेशानी है। कितने सालों से बन रही है रोड ये? 2 साल से। 2 साल से बन रही है? हाँ। कितने किलोमीटर होगा? ये 2 किलोमीटर के लगभग है। 3 किलोमीटर के पास। तो अभी किस स्थिति में है? अब क्या है बताएं, ये परेशानी से आदमी बोल भी नहीं सकता, इतना परेशानी है। मोती पंचेश्वर। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे? अरे कम से कम 15-16 साल से ज़्यादा हो गई। क्या समस्या आ रही है सड़क में? ये सड़क में तो ऐसा है, ये डालें जब से तो परेशानी है। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये सड़क? ये पूरा ददिया टोला तक जाता है। अमोली से? हाँ। तो अभी बेलन वगैरह कुछ चला गया? नहीं, बेलन तो नहीं चला, अभी पहले ही चला था बेलन। क्या क्या डाला गया है इसमें रोड बनाने के लिए? वो मुरम है, ये वाला मट्टी, और अभी मुरम डाले हैं, बस हो गया। हाँ। तो मुरम को लेवलिंग नहीं किया गया है यहाँ पे? ये तो कर रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं। तो क्या क्या समस्या है? ये नहीं कुछ चल नहीं सकते, पत्थर गोटा गुना चल नहीं सकते, सब परेशानी है। राकेश नागेश्वर। कहाँ रहते हो? ददिया आमाटोला। तो कैसी क्या समस्या है ये रोड? ये समस्या तो आप देख ही रहे हैं, आप खुद ही जायजा लेते हुए आए होंगे लालबर्रा से यहाँ ददिया आमाटोला। जो 2016 से ये रोड बन रही है, इसमें काली मिट्टी और कन्हारू मिट्टी जो डाला गया है, इस गलती को छुपाने के लिए अभी 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश को में कीचड़ होने के कारण जो ठेकेदार अपनी गलती छुपाने के लिए रेत नदी से रेत उठाकर पूरी रोड में डाला, और इसमें ना 2016 से तो आज तक अभी तक ना रोलर चलाया गया है, ना उससे दबाया गया है, ना पानी का छिड़काव किया गया है, इसमें ना कुछ भी कोई तरीके से कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। जैसे आप यहाँ से आना जाना करते हैं डेली सुबह शाम, तो क्या रोड में है उस लाइक की रोड? क्या दिक्कतें तो बहुत है। यहाँ स्कूल के बच्चे जाते, जब यहाँ से लालबर्रा तो साइकिल ढकेलते हुए जाते, घर आते तो साइकिल ढकेलते हुए घर आते। दिक्कतें तो आप खुद ही। कितने किलोमीटर है ये रोड यहाँ से? 3 किलोमीटर लालबर्रा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर 19 जून की शाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लालबर्रा के अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किया गया। कांग्रेसी नेता विशाल बिसेन और ब्लॉक अध्यक्ष देवेश गौतम और BMO डॉक्टर TC मेश्राम की प्रमुख उपस्थिति में मरीजों को फल वितरित किया गया। बेटा है दवाई है, ये अच्छा की होशियारी अस्पताल ला दी। बेटा
आज राहुल गांधी जी यहाँ पर ये स्टाफ आज बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में हमारे लालबरा के युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा हमारे युवा कांग्रेस के आगे ब्लॉक के साथ अध्यक्ष भाई देवेश गौतम और उनकी पूरी टीम के द्वारा हमारे BMO साहब विश्राम जी की उपस्थिति में आज एक अस्पताल पहुँचकर हम लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे फल वितरण का आयोजन किया गया कार्यक्रम का। यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था भी देखी गई, यहाँ मरीजों से मुलाकात भी की गई, स्टाफ से मुलाकात की गई। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल में आके फल वितरण करने के पीछे हमारे दो आशय थे। एक तो हम यहाँ की व्यवस्थाओं को देख लें, दूसरा साथ में खुशी को सही जगह किस तरीके से मनाया जाए, इसके लिए हम यहाँ मरीजों के बीच में आए और यहाँ फल वितरण करके हम राहुल जी का जन्मदिन मनाया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को हर सुविधा, बीज, खाद देने और उनकी आय दुगनी किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन वाराणसी के कृषि विभाग के अधिकारियों की ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है जिससे किसानों को फायदा मिले। यहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण 2 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा किसानों को बीज और खाद की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल से भी किसानों की परेशानियां बढ़ रही है। क्षेत्रीय किसानों ने शीघ्र ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। मेरा नाम देवनाथ ठाकुर थाने बताइए आप यहाँ क्यों आए सोसाइटी? यहाँ धान बीज के लिए आए जी। तो क्या मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे हम 11 बजे से फार्म जमा किए, अभी तक हमारा फार्म निकला ही नहीं है। किस तरह से परेशानी है? परेशानी है कि यहाँ पे बहुत उबाल चल रही है और पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले क्या था, एक ग्राम सेवक के माध्यम से किसान मित्र के पास में बीज मिल जाता था, पर आज हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है, वहाँ बीज नहीं आने से। तो यहाँ पर्याप्त बीज मिल पा रहा है कि नहीं? अब हमको तो अभी मिला ही नहीं। जैसे आपने जानकारी होगी, आप आज हम कौन कौन सी वैरायटी के धान मिल रहे हैं यहाँ पे 1010 हैं और हाइब्रिड में मोटा ही बता रहे हैं और टूअल है सर थोड़ा। तो यहाँ की जो उसकी जो वैरायटी है धान की, वो किस तरह से रहती है? अच्छी रहती है मार्केट के अलावा? हाँ, मार्केट के अलावा ठीक तो रहती है। और जो कीमत है इसकी प्राइस? इसकी कीमत है 700 रुपये जमा करना पड़ता है, तो हमको 30 किलो की एक कट्टी मिल जाती है 1010। यानी 700 रुपये जमा करेंगे 30 किलो मिलेगी आपको। तो 30 किलो कितने? देखिए, उसका जो शुभारंभ हुआ था वो ऐसे टाइम में हुआ था जब किसान पानी के लिए त्राही त्राही मान था। उस समय जब इधर साइड में नहरें बंद हो गई थी, तब जाके यहाँ पर नेताओं के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन आज तक यहाँ पर किसानों को, मैं तुमाड़ी के किसानों का किसी ने आज तक सॉइल हेल्थ, और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि वाराणसी ब्लॉक में किसी भी किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनाया अभी तक। मतलब इस प्रयोगशाला में अभी तक किसी भी एक हाथ का भी कार्ड नहीं बना है, किसी के सॉइल की टेस्टिंग नहीं हुई है यहाँ पर। और जैसा भी वर्तमान में बीज का, खरीफ फसल की बीज का, खरीफ फसल का बीज सोसाइटी, आज आप देख रहे हो कि मतलब ग्राम सेवकों की हड़ताल चल रही है। ग्राम सेवकों की हड़ताल के चक्कर में आज ये होता है कि हमारे गाँव में, सभी पूरे ब्लॉक के गाँव में आदिवासी हरिजन के लिए सब्सिडी का, अनुदान का धान आता है। आज किसानों को वो धान नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को बीच में उड़द की मिला था, उड़द के 2340 रुपये जमा किया गया ग्राम सेवक के पास। उड़द का बीज तो मिला, लेकिन उसके साथ जो कल्चर मिलना था, उसके साथ जो उसकी पूरी दवाइयाँ थी, आज उड़द की फसल बिक के हम लोग उड़द का रजिस्ट्रेशन कराने चले हैं और आज तक, उस समय की आज तक वो दवाइयाँ वो किसानों को अवेलेबल नहीं हो पाई। तो इस तरीके की खेती के साथ जो मजाक कर रही है सरकार और बोलती है कि 2022 में आय दुगनी होगी, तो ये कैसे हो पाएगी बताइए आप? क्या माता सरकार हर समय बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि भैया आप किसानों के आगे दोगुनी करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं? वो तो दिख ही रहे भैया, किसानों के साथ मजाक ही हो रहा है।
किसानों के साथ मजाक है, कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है किसानों को ढंग से। सर ये भी वर्तमान में खरीद का सीजन चालू हुआ है, किसानों को बीज भी मिल रही सोसाइटियों और केंद्रों के माध्यम से, तो किस तरह सुविधाएं दी जा रही है किसानों को? हमने पूरी सोसाइटी में, हमारे जितनी भी 17 सोसाइटी हमारे ब्लॉक की पूरी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में बीज का भंडारण भी कराया गया है। 2 वैरायटी है उसमें, 1010 है और 1001 है। 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ परमिट पे भी किसान ले सकता है और पर्याप्त बीज हमारे कार्यालय में भी भंडारण हुआ है। सर ये कुंटल के हिसाब से मिला है, किलो के हिसाब से? नहीं, 30 किलो की पैकिंग में है। कितने की सर कीमत उसकी? उसकी 1200 रुपये की है, लेकिन 20 ग्राम स्कीम में 600 रुपये में किसानों को। सर आप बीज वितरण कर रहे हैं, उसके साथ उनको दवाइयाँ भी दे रहे हो? नहीं अभी है। सर जैसे आदिवासी जो रहते हैं जाते हैं, उनको शासन द्वारा अनुदान में बीज का वितरण किया जाता है, उन लोगों को इस बार क्यों नहीं मिलता? अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के लिए अन्नपूर्णा और सूरत धारा 2 प्रकार की स्कीमें चलती है। इस साल अभी तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं आए हैं। लक्ष्य जैसे ही आएंगे तो उनका भी वितरण चालू करा जाएगा। सर इस बार लक्ष्य क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है? ये शासन स्तर से ही नहीं है। सर जैसे आपके यहाँ के जो रहते हैं ग्राम सेवक, तो ग्राम सेवक हड़ताल चले, किस तरह से कार्य प्रभावित हुआ? हमारा कार्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक तो बीज वितरण होना था वो नहीं हो पा रहा है, किसानों को जो तकनीकी जानकारी मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। जो मृदा नमूना सैंपल, मतलब खरीफ सीजन इतना खड़ा है और मृदा नमूना का जो सैंपल आना था उसके हिसाब से किसान फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करता, तो फर्टिलाइजर का डोज उस हिसाब से डालता, तो वो भी नहीं हो पा रही है। तो 3 वजह तो मेन है इसकी, एक मृदा नमूना के सैंपल नहीं आ पा रहे हैं, दूसरा खरीफ का हमारा बीज वितरण नहीं हो पा रहा है और किसानों को तकनीकी जानकारी नहीं मिल रही है। वारासिवनी के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 20 जून को पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की बैठक हुई। बैठक में वृक्षारोपण, मनरेगा के मास्टर रोल संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। ये सब तैयारियां आपको करनी है, तो समय नहीं लेट है जैसे कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सरकार अभी भी टाइम है, क्योंकि निमोनिया भी मिल जाएगी, गिरी होगी। अब बहुत कुछ जम गई मुझे बता रहे हैं, तो उनको सावधानी पूर्वक आदमी को लगा के पॉलीथीन बैग में मिट्टी डाल के रखनी। बात नहीं आ रहा है? अगर धूप में तो छायादार में कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन निकालिए जिस दिन आपका काम, ठीक है ना। इसमें और 5-5 किलो तो जीरे जो डला हुआ है, 50-50 किलो किसी पंचायत में नीम के बीज मिलना असंभव है, असंभव। ठीक, ये 5-5 किलो होगा, तो मैं अपनी तरफ से 5-5 किलो कह रहा हूँ आपको। ठीक, आप 5-5 किलो प्रति पंचायत प्रयास करें कि आपके पंचायत में बीज की उपलब्धता। शासन स्तर से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मनरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य पर इस वर्ष भी पिछले वर्षों की तरह विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसमें हमें जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है कि वृक्षारोपण कार्य को सर्वोपरि मानते हुए ग्राम पंचायत स्तर में सभी जो भी सरपंच, ग्राम पंचायत, जो NGO हैं और जो स्व सहायता समूह है, अगर वो वृक्षारोपण कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर उनको वृक्षारोपण कराना है। इसलिए आज जनपद स्तर पर हमने प्रशिक्षण रखा है। इसमें हमारे कुछ विभागीय अधिकारी हैं, जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, प्लस पौधा रक्षक, जिनके द्वारा पूर्व में भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। सबको हमने बुलाया हुआ है और उनका प्रशिक्षण। ये पौधारोपण कब से करना है? ये पौधारोपण की हमको तैयारी अभी शुरू करनी है। प्लांटेशन के लिए हमको गड्ढे खुदवाना है और 15 जुलाई के पश्चात लगभग एक बृहद कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण। डाक विभाग के बालाघाट संभाग के प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी ने 20 जून को वारासिवनी के डाकघर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपभोक्ताओं के खाते सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो आप उसके बाद बोले आपकी बाउंड्री वाल के बाहर तो जो है बोले वो। बालाघाट डाक संभाग का प्रवर अधीक्षक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बालाघाट डाक संभाग के अंतर्गत सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी ऐसे 4 जिले हैं। इन चारों जिलों को मिला के जो ऑफिसेज हैं हमारे 63 ऑफिस हैं। इन 63 ऑफिस में से 22 ऑफिस में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन की सुविधा हमारे यहाँ दी गई जी। और क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज अभी बालाघाट डिवीजन में बहुत ज़्यादा चल रही है और होता यह है कि जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाता है, जिसका क्रेडेंशियल आता है, जो आधार कार्ड के लिए मतलब उसको अपने फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकता है सिस्टम को, वो यदि कभी छुट्टी चला जाता है, कभी मान लीजिए मेडिकल में चला गया या छुट्टी चला गया,
तो उसके कारण फिर दूसरा आदमी इमीडिएट जो है वहाँ पे उसको ओपन नहीं कर सकता है। अभी जैसे यहाँ आपका 12 सिवनी में अपन बैठे हैं, तो 12 सिवनी का जो जिसका क्रेडेंशियल है वो व्यक्ति अभी छुट्टी में। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का हुआ बालाघाट आगमन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से की मुलाकात। 6 विधानसभा क्षेत्रों से 25 से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने पेश की दावेदारी। पिता की हत्या और मां की हत्या का प्रयास करने वाले इकलौते बेटे को आजीवन कारावास की सजा। रेलवे की सेफ्टी टीम ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अंग्रेजी माध्यम की 9वीं की कक्षा खुलवाने कांग्रेसी नेताओं से मिले छात्र और पालक। बीएसपी की जिला स्तरीय बैठक में हुई पार्टी संगठन की स्थिति पर चर्चा। और 10वीं और 12वीं की अंकसूचियों का वितरण 21 जून से। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।